हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? मजे में? कल मजे थे तुम्हारे। लाइट नहीं थी। अच्छा पार्टी थी, ओके। अच्छा बाद में थी, मेरे को लगा पार्टी थी इसलिए मजे थे ऐसे बोल रहे हो। मेरे मजे कब कराने वाले हो तुम, पहले ये बताओ। मेरे को पार्टी कब देने वाले हो? अभी मेरे से 2 बार पार्टी ले ली है तुम। हाँ 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 हाँ। वाह वाह। एक एक प्लेट पूरे। कैसे थे कल के पोहे? मेरे को कुरकुरे पोहे बहुत अच्छे लगते हैं उसके, सुदामा के। कल किस बात की पार्टी दी आपने? कल पार्टी ऐसी ही दे दिया, मन किया इसलिए। अच्छा होमवर्क किया क्या? जमा क्या? आ गया ना एकदम आंसर परफेक्ट तरीके से? कितने का? 58 रुपीज का राउंडिंग ऑफ डिफरेंस रहेगा फिर वो। एक सेकंड रुको। 1 मिनट देखते अपन। हाँ 58 का डिफरेंस आया। ऋषिकेश बोल रहा है बड़े दिल वाले हो सर आप। ऑफलाइन की पार्टी, ऑफलाइन के प्रति, ओके। पेज नंबर बोलो मुझे। 530। 1,25,000 पॉलिसी वैल्यू है। पक्का? 15% का अपवर्ड ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड टर्नओवर 2 लाख रुपए है। 2 लाख प्लस 15% ट्रेंड, 2,30,000 माइनस एक्चुअल सेल्स 80,000। तो फिर मेरा 1,50,000 क्या आया? शॉर्ट सेल्स। अभी अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 70,000 थे, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000 डिवाइडेड बाय टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर? 4,20,000 इंटू 100, 30%। तो फिर जीपी लॉस हो गया 1,50,000 का 30% यानी 45,000। ओके।
उसके बाद एडिशनल एक्सपेंस दिया है क्या? तो एक्चुअल एक्सपेंस 6,700। उसके बाद एडिशनल सेल्स दिया है क्या? हाँ, मतलब सेपरेटली दिया है क्या? नहीं, तो फिर अपन एक्चुअल सेल्स को ही एडिशनल सेल्स मानेंगे। तो 80,000 का 30%, ये 24,000 हो गया। और प्रोपोर्शनेट में क्या लेते हैं अपन? हाँ हाँ, प्रोपोर्शन किसका निकालते हैं? नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो 70,000, नहीं 70,000 प्लस 56,000, 126 डिवाइडेड बाय 70,000 प्लस 64, 134। तो 126 डिवाइडेड बाय 134 ना, इंटू 6,700, 6,300। तो फिर 6,300 मेरा एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस होगा, आया ना? तो फिर मेरा लॉस हो गया 45,000 प्लस 6,300 माइनस सेविंग्स है 2,450 का, तो 48,850 बराबर। अभी ऑटो निकालेंगे। तो एनुअल टर्नओवर क्या दिया है? 4,50,000 प्लस 15% का ट्रेंड, 5,17,500 इंटू 30%, 155,250 बराबर। तो फिर पॉलिसी वैल्यू 125, 125 डिवाइडेड बाय 155,250 ना, इंटू कितना आया था? इंटू 488, 39,332, 39,390 आया यहाँ पे, 48,850 आया था ना। जीपी ऑन ऑटो कितना आया था? 5175, 155,250 ना। बराबर है अपना। अच्छा, ये गलत है। नहीं, मैंने हर एक एंगल से देखा लेकिन नहीं हो रहा है वो।
चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है अपने को, और वो है हायर परचेज। हायर परचेज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है। सबसे पहले तो ये बताओ, हायर परचेज मतलब क्या, ये तुमको मालूम है क्या? क्या ओनरशिप ट्रांसफर क्या लास्ट पेमेंट को होती है, किसके पास से? सेलर से बायर के पास। हाँ, और तुम क्या बोल रहे थे? वो थोड़ी बोल रहे थे, तुम इंस्टॉलमेंट का कुछ बोल रहे थे। एग्जैक्टली exactly. तो अभी यहाँ पे अगर मान ले मेरे को लोन पर परचेज करना है, लोन किससे लेना मुलेश? मुलेश बोल रहा है लोन पे परचेज करना, लेकिन मैं पूछ रहा हूं लोन किससे लेना फिर? सेलर और बैंक से। तू सेलर से लोन लेगा या एसेट लेगा? देख बात यह है कि हायर परचेज होता, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे ना लोन बैंक से नहीं लिया जाता, ये लोन सेलर से, लोन नहीं बोल सकते अपन इसको। लेकिन हाँ, हम सेलर के पास लोन लेने के लिए नहीं जा रहे, हम सेलर के पास एसेट लेने के लिए जा रहे हैं। बराबर, एसेट मान ले 50 लाख रुपए का है और मेरे पास 50 लाख रुपया देने के लिए नहीं है, तो फिर मैं सेलर को बोलता हूँ कि बॉस देख, मैं तेरे को 10 लाख रुपए अभी अपफ्रंट दे सकता हूँ, और बचे हुए जो 40 लाख है वो मैं तुझे इंस्टॉलमेंट में दूंगा। चाहे तो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट रख ले या तो एनुअली इंस्टॉलमेंट रख ले, मैं तेरे को एनुअली 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी। एनुअली 10 लाख रुपए दूंगा तो 4 साल में 4 इंस्टॉलमेंट में मैं तेरे 40 लाख रुपए लेट रिपे कर दूंगा। और हाँ, मैं यहाँ पे लेट पेमेंट कर रहा हूँ तो तू मुझे उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं तुझे इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। आया ना? बैंक से नहीं लिया जाता ये लोन, हमसे सीधा सेलर से लेते हैं। सीधा किससे लेते हैं? सेलर से। सेलर अपने को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नॉर्मल इसमें नहीं होता, ये बड़े बड़े बिजनेसेस के इसमें, बड़े बड़े फाइनेंसेस के इसमें होता है। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और मुझे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए कई बार जेसीबी बोल लो या बहुत सारे बड़े बड़े मशीनरीज बोल लो, ये लगते हैं और वो मशीनरीज ना महंगे आते हैं। तो इसीलिए मैं हायर परचेज सिस्टम पे वो मशीनरीज परचेज करता हूँ सीधा सेलर से। ठीक है, अभी ऑब्वियसली अगर मैं लेट पेमेंट करने वाला हूँ तो वो मुझे उसमें इंटरेस्ट चार्ज करेगा। हाँ, वो मुझे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। लोन में और हायर परचेज में फर्क क्या है? लोन में और हायर परचेज में दोनों जगह पे अपन इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन और हाँ, दोनों जगह पे अपन इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन लोन के केस में ना एसेट जो है वो इमीडिएटली तुम्हारे नाम पे हो जाता है, और वो एसेट जिस कंपनी से तुमने फाइनेंस लिया है या जिस बैंक से तुमने फाइनेंस लिया है उसके पास वो एज इन सिक्योरिटी बोल के रहता है। बराबर ना? हाँ। अगर नहीं भी रहा, बेसिकली बैंक हायर परचेज के ट्रांजैक्शंस कभी नहीं करती। आपको हायर परचेज ट्रांजैक्शंस या इंस्टॉलमेंट्स वाले ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है, एनबीएफसी जो होती है, वो देगी। यहाँ पे अपन ने मान लो कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर मान लो रीपे नहीं किया तो बैंक अपने अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है। क्या फाइल कर सकती है? केस फाइल कर सकती है। वो अपना एसेट उठा के लेके नहीं जा सकती। लेकिन वही हायर परचेज सिस्टम में सेलर मुझे एसेट ट्रांसफर तो कर रहा है लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा, उसकी ओनरशिप अभी भी उस सेलर के पास है। इससे होता क्या है कि अगर मान ले मैं कोई भी इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट नहीं करता हूं तो ओनर जो है, वो जो सेलर जो है, ओनरशिप उसी के पास रहने की वजह से वो मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करेगा, वो सीधा मेरा एसेट उठा के लेके चला जाएगा। वो सीधा मेरा एसेट उठा के लेके चला जाएगा। तो हायर परचेज सिस्टम में ना
आपको ट्रांसफर ऑफ एसेट इमीडिएटली होता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर ऑन द रीपेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट होता है। जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, वो सेलर जो है वो ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। समझ में आई बात? पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस चैप्टर में ना अपने को सबसे पहले तो कई सारे कैलकुलेशन सीखने हैं, और उन कैलकुलेशन से अपने को कई सारे टर्म्स सीखने पड़ेंगे। पहले इस चैप्टर में कई सारे टर्म्स है, जैसे कैश प्राइस हो गया, हायर परचेज प्राइस हो गया, डाउन पेमेंट हो गया। ये सारे टर्म्स के मतलब अपने को पहले समझने होंगे। इन मतलब को समझ के अपन पहले कुछ कैलकुलेशंस कर पाएंगे, और वो कैलकुलेशंस एक बार परफेक्ट हो गए तो फिर हम उसके अकाउंटिंग की ओर जा सकते हैं, जहां पे अपने को उन कैलकुलेशंस की मदद लगने वाली है। हाँ या ना? अकाउंटिंग करना इज नॉट द डिफिकल्ट टास्क हियर। अकाउंटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। जर्नल एंट्रीज या लेजर अकाउंट तुम पास कर सकते हो। अगर मान ले मैं इंस्टॉलमेंट पे लेता हूं, तो मैं हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल में मैं उसको क्या देने वाला हूं? इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट करने वाला हूं। तो मैं उसका रीपेमेंट का एंट्री पास कर सकता हूं, मैं उसके इंटरेस्ट का ड्यू का एंट्री पास कर सकता हूं, मैं उसके इंटरेस्ट का पेमेंट का एंट्री पास कर सकता हूं। अगर मान ले मैंने इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, लेकिन मैंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, तो मैं उसकी भी एंट्री पास कर सकता हूं। तो एंट्री पास करना डिफिकल्ट नहीं, और तुम देखोगे कि एवरी ईयर ना ये एंट्रीज रिपीट होते जाएंगे। ये एंट्रीज क्या होते जाएंगे? रिपीट। जैसे डेप्रिसिएशन के केस में हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, हर साल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है। तो अगर मान ले मैं तुमको 4 साल के एंट्रीज पास करने बोलूं, तो 4 साल की ये एंट्रीज कॉमन होने वाले हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या था? कैलकुलेशंस। उसी तरीके से यहाँ पे भी ना एवरी ईयर एंट्रीज क्या होने वाले हैं? सिमिलर होने वाले हैं, लेकिन इन एंट्रीज में जो अमाउंट आएगी वो होगा कैलकुलेशंस का, और वो कैलकुलेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम पहले आज का लेक्चर ना मोस्ट प्रोबेबली पूरा कैलकुलेशन में जाने वाला है। हो सकता है कल का भी लेक्चर आधा लेक्चर कैलकुलेशन में जाए, और उसके बाद अपन अकाउंटिंग की ओर बढ़े। आई बात समझ में? हाँ है ना? यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आया तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन के बेसिस पे, या तो फिर एक 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा जहां पे तुमको लेजर अकाउंट या जर्नल एंट्री भी पास करने को बोल सकते हैं। ठीक है? इस चैप्टर से यही एक्सपेक्टेड है। कोई दिक्कत है क्या अभी तक इसमें? नहीं। तो चलो लिखना चालू करो। हायर परचेज सिस्टम is an agreement between two persons। अच्छा, हायर परचेज सिस्टम में दो पर्सन से अपन ने बोला ये दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट है। एक जो बायर है और दूसरा जो सेलर है। जो बायर है ना उसको हायर परचेजर बोला जाता है, और जो सेलर है उसको हायर वेंडर बोला जाता है। आई बात समझ में? हायर परचेजर मतलब कौन? जो हायर परचेज पे बाय कर रहा है। और हायर वेंडर मतलब कौन? जो उस हायर परचेजर को सेल कर रहा है। हाँ या ना? हाँ। और ये इन दोनों के बीच का क्या है? एग्रीमेंट। तो हायर परचेज क्या है? हायर परचेज एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पर्सन। हाँ या ना? बिटवीन टू पर्सन, कॉमा, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, वेर अभी हायर परचेजर को अपन एचपी बोलेंगे, हायर वेंडर को अपन एच वी बोलेंगे, हायर परचेज एग्रीमेंट को अपन एचपी ए बोलेंगे। ठीक है? वेर हायर परचेजर एग्रीज टू परचेज, एग्रीज टू परचेज एन एसेट from higher vendor, from higher vendor by paying for it in installments along with along with
interest over a specified period of time with a condition that with a condition that the of the asset ownership of the asset will be transferred only on the payment of which installment? Last installment. ठीक है, सेकंड। अभी पहले इस डायग्राम को समझो। मान ले एक कौन है हायर परचेजर और एक कौन है हायर वेंडर। हायर परचेजर मतलब कौन? बायर ऑफ द एसेट। और हायर वेंडर मतलब कौन? सेलर ऑफ द एसेट। हायर परचेजर मतलब बायर ऑफ द एसेट, हायर वेंडर मतलब सेलर ऑफ द एसेट। इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इन दोनों के बीच में एक हायर परचेज एग्रीमेंट होता है, बराबर। इस एग्रीमेंट के बेसिस पे हायर वेंडर हायर परचेजर को क्या करता है? ट्रांसफर्स पोजेशन ऑफ एसेट, ट्रांसफर्स पोजेशन ऑफ एसेट। और इसके चलते हायर परचेजर हायर वेंडर को क्या देने वाला है? पेमेंट करने वाला है। हाँ या ना? हाँ, सुनना ध्यान से, पहले ध्यान दो यहाँ पे। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन करने वाला है वो, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये पेमेंट ना दो पार्ट्स में होता है। ये पेमेंट कितने पार्ट्स में होता है? दो। सबसे पहले वो एक अमाउंट देगा अपफ्रंट। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला था 50 लाख का एसेट था, मैंने 10 लाख अपफ्रंट दे दिया और 40 लाख का मैंने क्या बोला, उसको क्या करूंगा मैं? इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो ये जो 10 लाख मैंने अपफ्रंट दिया, इसको बोला जाता है डाउन पेमेंट। इसको क्या बोला जाता है? डाउन पेमेंट। तो वो देगा उसको सबसे पहले डाउन पेमेंट, और फिर देगा क्या? इंस्टॉलमेंट। और ऑब्वियसली इन इंस्टॉलमेंट्स में क्या रहने वाला है? तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग व्हाट? इंटरेस्ट। और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा तो हायर वेंडर क्या करेगा? हायर वेंडर क्या करेगा? ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। कब? हाँ, तो फिर ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ एसेट
on payment of last installment. On payment of what? Last installment. क्या तुमको हायर परचेज का ये कंसेप्ट इस डायग्राम के थ्रू समझ में आया? यस। तो सबसे पहले क्या हुआ था इनके बीच में? हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के चलते हायर वेंडर ने पोजीशन ट्रांसफर किया। पोजीशन ट्रांसफर करने की वजह से हायर परचेजर अभी हायर वेंडर को पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स, पहले डाउन पेमेंट और फिर पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट देगा, और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा तो हायर वेंडर हायर परचेजर को उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा। क्लियर है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया है इसको? नहीं हुआ है? क्या बाकी है? हो गया नोट करके? नेक्स्ट हेडिंग दे दो। सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। उसमें पहला कैश प्राइस, इसको अपन सीपी के नाम से बुलाएंगे। चल, कोई बता सकता है कैश प्राइस मतलब क्या? कोई बता सकता है कैश प्राइस मतलब क्या? नाम से कनेक्ट करने की कोशिश करो। उस जितना कैश में दिया उतना, मतलब अभी अगर मैं डाउन पेमेंट कैश में दे रहा हूं तो वो मेरा कैश प्राइस हो गया। यस, सुनना ध्यान से। अगर मैं आज एसेट परचेज करने जाऊं पूरा का पूरा पैसा देके, तो मुझे कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? मतलब जो भी एसेट की प्राइस रहेगी वो प्राइस में देके आ जाऊंगा और एसेट लेके आ जाऊंगा, है ना? हाँ, उसको बोलते हैं कैश प्राइस। उसको बोलते हैं क्या? कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब ऐसा समझ लो, उसका फेयर वैल्यू ऑफ द मार्केट या उसका सेलिंग प्राइस। उसका क्या? सेलिंग प्राइस बोल लो, या तो फिर परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ द एसेट, आया ना, जितने पे वो परचेज कर रहा है, बराबर ना? हाँ। कैश प्राइस में इंटरेस्ट आता है क्या? इंटरेस्ट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैश प्राइस, बराबर ना? हाँ। कैश प्राइस मतलब अगर मैं आज मार्केट में वो एसेट परचेज करने जाऊं पेमेंट करके, बराबर, या तो फिर मैं कैश में परचेज कर सकता हूं, या तो फिर मैं चेक इशू कर सकता हूं, बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकता हूं, तो मैं जितना पे करूंगा ना वो एसेट परचेज करने के लिए, वो मेरा कैश प्राइस है। वो मेरा क्या है? कैश प्राइस। इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होता, इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होता। आपको क्वेश्चन में कई बार एसेट का कैश प्राइस दे दिया जाएगा और अलग अलग दो तीन और आइटम्स दिए जाएंगे, तो अब देखो समझ में आना चाहिए कि कैश प्राइस मतलब क्या, आया ना? चलो, कैश प्राइस मतलब लिख दो। इट इज द प्राइस it is the price at which the buyer can purchase the asset by making full payment, by making full payment in cash.
और ध्यान रखना फुल पेमेंट, समझ लो क्या? हाँ, इट इज द कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ asset as on the date of entering into hire purchase agreement, as on the date of entering into hire purchase agreement. हायर परचेज एग्रीमेंट में जब मैं एंटर कर रहा हूं तो उस टाइम पे उस एसेट की कॉस्ट क्या थी, ये उसका कैश प्राइस होगा। मैं पर ऑब्वियसली परचेज किस पे करने वाला हूं? हायर परचेज पे, हाँ या ना? हाँ। लेकिन जब मैं हायर परचेज पे परचेज करने के लिए एग्रीमेंट में एंटर कर रहा था, मतलब जिस दिन मेरा और हायर वेंडर के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था, उस दिन उसका कॉस्ट क्या था, हाँ या ना? हाँ। मैं उसको अगर फुल पेमेंट कैश में करके लेके आऊं तो वो पेमेंट क्या रहेगा? मैं लेके नहीं आने वाला उसको फुल पेमेंट करके, लेकिन अगर लेके आऊं तो वो कितने में मेरे को करेगा, है ना? हाँ। तो वो क्या है? तो मेरे केस में मान लो 50 लाख का एसेट था, तो 50 लाख इज द कैश प्राइस। 50 लाख इज द कैश प्राइस। मैंने लिया नहीं उसको कैश पे, लेकिन वो एसेट कितने का था? 50 लाख का, आया ना? उसके बाद नेक्स्ट, हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस, इसको अपन HPP बोलेंगे, हायर परचेज प्राइस। इसको अपन क्या बोलेंगे? HPP। अभी हायर परचेज प्राइस मतलब सिंपल है, हायर परचेजर हायर वेंडर को जो पेमेंट करेगा इन टोटल, वो क्या होगा? हायर परचेज प्राइस, बराबर ना? हाँ। मतलब 50 लाख का एसेट था, मैंने 10 लाख पे किया, मैंने 10 लाख क्या किया? पे किया। ऊपर के 40 लाख के लिए इंस्टॉलमेंट मांगा, मान ले 40 लाख पे मैंने टोटल 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, मतलब इन टोटल मैंने हायर वेंडर को कितना पे किया? 60 लाख। तो हायर परचेज प्राइस क्या होगा? हायर परचेज प्राइस होगा 60 लाख। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू 50 लाख प्लस 10 लाख, मतलब हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, बोल सकता हूं? हाँ। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो लिखो इसमें, इट इज द अमाउंट पेएबल बाय हायर परचेजर फॉर द एसेट acquired अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट में हायर परचेजर उस एसेट के लिए जो भी पैसा देगा इन टोटल, वो क्या होगा? हायर परचेज प्राइस। और अपन ने ये भी बोला कि देयरफॉर हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू, हम तो देने वाले हैं कैश प्राइस, है ना, प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, बराबर ना? हाँ। चलो इस हिसाब को अपन एक और तरीके से समझते हैं, इस हिसाब को अपन एक और तरीके से समझते हैं। एक ये हिसाब तो समझ में आ गया ना, 50 लाख का एसेट है, 10 लाख ब्याज देने वाला, आया ना? हाँ। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, है ना? हाँ। अभी इसको एक और तरीके से समझ, क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो हायर परचेज प्राइस है, या तो फिर जो एसेट में एक्वायर करने वाला हूं हायर परचेज एग्रीमेंट पे, उसके लिए मैंने 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट दिया, है ना? हाँ। और ऊपर के जो 40 लाख है वो मैं कितने इंस्टॉलमेंट में देने वाला? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देने वाला, बराबर ना? तो डिवाइडेड बाय 4, मेरा इंस्टॉलमेंट आया, पर ईच इंस्टॉलमेंट आया 12,50,000 रुपए का। ईच इंस्टॉलमेंट आया 12,50,000 रुपए का। बात समझ, कर कैलकुलेटर पे, 12,50,000 इंटू 4 प्लस प्लस 10 लाख रुपया क्या? डाउन पेमेंट 60 लाख, और 60 लाख हायर परचेज प्राइस था, है ना? हाँ। तो मैं जो इंस्टॉलमेंट देने वाला हूं इन टोटल, इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट आने वाला है,
हाँ या ना? हाँ। तो मैं जितने टोटल इंस्टॉलमेंट, मैं जितने इंस्टॉलमेंट देने वाला हूं उनकी अगर टोटल ले लूं और उसमें डाउन पेमेंट जोड़ दूं तो भी मेरे पास हायर परचेज प्राइस आएगा, तो भी मेरे पास हायर परचेज प्राइस आएगा। हाँ या ना? हाँ। तो मैं हायर परचेज प्राइस को डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स भी बोल सकता हूं। हाँ, मैंने दो फॉर्मूला बताए तुमको हायर परचेज प्राइस के, एक कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, दूसरा डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। हाँ या ना? हाँ। तो ये जो हायर परचेज प्राइस है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसा समझ लो। एक क्या? डाउन पेमेंट, दूसरा क्या? इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट मतलब क्या? अपन हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर करते समय जो कैश का इनिशियल पेमेंट करते हैं, जो कैश का इनिशियल पेमेंट करते हैं तुरंत ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट में जो पेमेंट करता हूं उसको मैं क्या बोलता हूं? डाउन पेमेंट। अभी मुझे कॉमन सेंस बता, मैं 50 लाख में से 10 लाख तुरंत दे रहा हूं, तो क्या इस 10 लाख पे इंटरेस्ट आने वाला है? नहीं। इंटरेस्ट किस पे आएगा? जो 40 लाख में बाद में देने वाला हूं। हाँ या ना? हाँ। तो डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता है। हाँ या ना? हाँ। चलो लिखो, इसी में कंटिन्यूएशन में लिखना, दिस हायर परचेज प्राइस higher purchase price can be divided into two parts. एक क्या? डाउन पेमेंट, और दूसरा क्या? इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट मतलब क्या? लिखो उसमें, अमाउंट payable on the date of entering into hire purchase agreement, फुल स्टॉप। इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, बराबर ना? हाँ। सुनना, क्या मैं डाउन पेमेंट को एक पोर्शन, इट इज अ पोर्शन ऑफ कैश प्राइस बोल सकता हूं? क्योंकि कैश प्राइस में इंटरेस्ट आता क्या और डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट आता क्या? तो 50 लाख का एसेट है, उसमें से मैं 10 लाख दिया, इसका मतलब मैं कैश प्राइस का एक पोर्शन दिया। तो डाउन पेमेंट को क्या पोर्शन ऑफ कैश प्राइस बोला जा सकता है, जिसपे इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि कैश प्राइस में भी इंटरेस्ट नहीं आता। आया ना? तो इस पे भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो फुल स्टॉप, इसमें लिखो, इट इज द पोर्शन ऑफ कैश प्राइस and it does not include interest, and it does not include interest. Similarly, installments में लिख लो अभी, it is the periodic payment to be made by hire purchaser, including interest. Including what? Interest. Therefore मैं अभी ये बोल सकता हूं कि हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा डाउन पेमेंट को अपन डीपी बोल के बुलाएंगे, ठीक है ना? तो डाउन पेमेंट प्लस व्हाट? इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहां तक। सबको क्लियर है क्या? हाँ।
तो अपन ने 4 टर्म्स देखे और यही टर्म्स मेरे को तुमको समझाने थे। एक कैश प्राइस, दूसरा हायर परचेज प्राइस, तीसरा डाउन पेमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस मतलब मैं हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर करते समय जो भी उस एसेट का कॉस्ट होगा या फेयर वैल्यू होगा वो क्या होगा, मेरा कैश प्राइस। जो अगर मैं मान लो हायर परचेज पे नहीं लेते हुए अगर मैं उसको कैश में परचेज करने जाता तो मैं उसको कितना पे करता, तो मेरे लिए वो कॉस्ट होता है ना। हाँ, तो ये मेरा क्या होगा, कैश प्राइस। कैश प्राइस में इंटरेस्ट नहीं आता, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अगर मैं अपफ्रंट तुरंत पेमेंट करने जाऊं तो ऑब्वियसली ब्याज थोड़ी ना दूंगा, है ना। हाँ, तो फिर ये कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस मतलब क्या, हायर परचेज प्राइस मतलब मैं जिस अमाउंट पे हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूं, मतलब एज पर द टर्म्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट एक हायर परचेजर इन टोटल कितना हायर वेंडर को देने वाला है उसको अपन हायर परचेज प्राइस बोलते हैं। तो हायर परचेजर हायर वेंडर को कैश प्राइस तो देने ही देने वाला है, लेकिन वो लेट पेमेंट करने वाला है तो वो कुछ इंटरेस्ट भी देगा। तो जैसे 50 लाख का एसेट था प्लस 10 लाख का इंटरेस्ट, ऐसे 60 लाख रुपया मेरा हायर परचेज प्राइस था। तो हायर परचेज प्राइस को मैं कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट भी बोल सकता हूं, है या ना। ये हायर परचेज प्राइस को अपन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक, मैं एग्रीमेंट में एंटर करते समय कुछ पैसा कैश में पे करता हूं जिसको मैं डाउन पेमेंट बोलता हूं। डाउन पेमेंट ये इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करता, ये एक पोर्शन ऑफ कैश प्राइस होता है और ये मैं इमीडिएट पेमेंट कर रहा हूं, इसकी वजह से इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं आने वाला, है या ना। और दूसरा क्या, इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स मतलब जो पीरियोडिक पेमेंट एक हायर परचेजर हायर वेंडर को करेगा जिसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूडेड होगी। जैसे मैंने तुमको बताया कि मैं अगर 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा हूं तो फिर मेरा एक इंस्टॉलमेंट 12,50,000 आया, बराबर ना। इंस्टॉलमेंट कितना आया था मेरा, 12,50,000। वैसे मेरे को देना कितना था उसको, 40 लाख। डिवाइडेड बाय 4 कर देता तो 10 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट आना चाहिए था, लेकिन ये तो इंटरेस्ट कैरी नहीं कर रहा। इस पे मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना देना था, 10 लाख। उसको भी मैंने मान ले एग्जाम्पल के तौर पे, ये ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझाया तुमको कि इस 10 लाख को भी मैंने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो फिर 2.5 लाख रुपए आया। मतलब मैं एक इंस्टॉलमेंट में 10 लाख रुपया एक कैश प्राइस का पोर्शन है और 2.5 लाख रुपया इंटरेस्ट है। ऐसे 12.5 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया। ऐसे टोटल 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा तो मैं ऊपर कितना पैसा देने वाला हूं, 50 लाख रुपया। तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट ये भी हायर परचेज प्राइस बनता है। इसमें इधर तक किसी को भी कोई भी डाउट है क्या, नहीं, पक्का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दे दो, कंप्यूटेशंस। अपन चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। कंप्यूटेशंस, अलग अलग केसेस के फॉर्म में अपन इन कंप्यूटेशंस को समझेंगे। तो केस 1, व्हेन डाउन पेमेंट कॉमा इंस्टॉलमेंट्स एंड interest rate is given and we have to calculate cash price and interest amount। बोला गया आपको ना क्वेश्चन में डाउन पेमेंट दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट का रेट, मतलब इंटरेस्ट परसेंटेज। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैश प्राइस ऑफ द एसेट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, बराबर ना। अभी डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट से मेरे को क्या पता चलेगा, हायर परचेज प्राइस, बराबर ना। अभी इस हायर परचेज प्राइस में एक्चुअल में कैश प्राइस कितनी है ये हमको आइडेंटिफाई करनी, ये हमको कैलकुलेट करनी है, बराबर ना। चलो देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर तुमने इसको इंटरेस्ट लेके समझा ना तो तुमको कैलकुलेशंस में बहुत मजा आएगा। एक्स लिमिटेड एक्वायर्स अ मशीन फ्रॉम Y Limited on hire purchase basis, full stop. Following is the payment schedule. Following is the payment schedule. डाउन पेमेंट है ₹50 lakhs. इंस्टॉलमेंट्स नंबर इंस्टॉलमेंट 3 लिख दो। कितने इंस्टॉलमेंट्स है? 3। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट at the end of year 1 rupees 4 lakhs. Second installment at the end of year 2 rupees 4,70,000. और थर्ड इंस्टॉलमेंट at the end of year 3 rupees 3,30,000. Interest at the rate 10% per annum. Calculate first कैश प्राइस और दूसरा टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। टोटल इंटरेस्ट, एक बार कैश प्राइस पता चल गया तुमको टोटल इंटरेस्ट निकालना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस होगा इंटरेस्ट, है ना? हाँ, लेकिन ये तो हो गया, ये इजी था। लेकिन क्या हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना ये कैलकुलेट कर सकते हैं? ये भी कर सकते, कैसे देखेंगे। क्या लिख के हो गया सबका? ये जल्दी लिख लो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के हो गया है? यस, चलो अभी सबका ध्यान इधर स्क्रीन पे, कोई लिखेगा नहीं, बिल्कुल भी लिखेगा नहीं, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे, क्योंकि ये कंसेप्ट समझा रहा हूं। पहले कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद तुम अपने आप से भी लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, सोल्यूशन नहीं है ये। मैं ना सबसे पहले यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रहा, जिस दिन मैं हायर परचेस एग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूं, ठीक है, उसको ना अपन टाइम जीरो या ईयर जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम जीरो या ईयर जीरो। उसके बाद मेरा पहला इंस्टॉलमेंट कब रहने वाला है? एंड ऑफ ईयर 1। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब रहेगा? एंड ऑफ ईयर 2। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब रहेगा? एंड ऑफ ईयर 3। बराबर ना? एनुअल इंस्टॉलमेंट दिए हुए तुमको, कोई दिक्कत है क्या? अभी ईयर जीरो पे मुझे सच्ची सच्ची बताओ, मैंने कुछ पेमेंट किया क्या? ईयर जीरो पे मैंने कुछ पेमेंट किया क्या? डाउन पेमेंट किया। डाउन पेमेंट कितने का किया? 50 लाख लिखा दिया क्या मैंने? एक जीरो कट कर दो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 4 लाख 4,70,000, 5 लाख करो।
तुमने 50,000 लिखा, उसको 1 0 बढ़ाओ तुम फिर, और बाकी लोग जिन्होंने 50 लाख लिखा है उसको 5 लाख कर दो। ठीक है, तो ईयर 0 पे मैंने क्या किया है, मैंने ईयर 0 पे ना डाउन पेमेंट किया है 5 लाख रुपए का, बराबर ना। हाँ। अभी तुमने फाउंडेशन में मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा क्या? था ना टॉपिक? नहीं आया? चलो ठीक है, आज ना मैं तुमको उसका लॉजिक समझाता, ठीक है ना, तुम कभी भूलोगे नहीं इसको। फिर मेरे को बेसिकली क्या करना है, मेरे को ना यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जरूरत पड़ने वाली है। मेरे को यहाँ पे किसकी मदद पड़ने वाली है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ध्यान से समझो बात को। हमको बोला इंटरेस्ट कितना है? 10%, बराबर ना। पहला इंस्टॉलमेंट में कब देने वाला हूं? 1 साल बाद, बराबर ना। 1 साल बाद में इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा? यहां पे मेरे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है? 4 लाख रुपए। यहां पे मेरे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है? 4,70,000 रुपया। और यहां पे मेरे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है? 3,30,000 रुपया, बराबर ना। मैं पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद दे रहा हूं, आज के कंपैरिजन में, 0 ईयर के कंपैरिजन 1 साल बाद देने वाला हूं पहला इंस्टॉलमेंट। फिर 0 ईयर के कंपैरिजन में 2 साल बाद देने वाला हूं दूसरा इंस्टॉलमेंट। और 0 ईयर के कंपैरिजन में मैं 3 साल बाद देने वाला हूं तीसरा इंस्टॉलमेंट, बराबर ना। मेरे को क्या चाहिए? कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब क्या, कि अगर 0 ईयर पे मैं कैश में परचेज करने जाता तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ता, हाँ या ना? हाँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 1 साल बाद जितना पेमेंट करने वाला हूं ना, वो 1 साल बाद की अमाउंट है 4 लाख रुपया। मैं इस 1 साल बाद के अमाउंट का आज का वैल्यू निकालूंगा कितना है, समझा क्या? उसके बाद मैं 2 साल बाद के अमाउंट का आज का वैल्यू निकालूंगा कितना है, और मैं 3 साल बाद के इंस्टॉलमेंट का आज का वैल्यू निकालूंगा कितना है। बात समझ में आई क्या? हाँ। तो ये मेरे को तीनों इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू मतलब ईयर 0 का अमाउंट देगा। इसमें मैंने डाउन पेमेंट किया है ईयर 0 पे, तो ये सबको जोड़ दूंगा तो मुझे कैश प्राइस मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैश प्राइस, बराबर ना। अभी फॉर्मूला पे जाने से पहले ना अपन ना इस कंसेप्ट को समझते हैं। पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। मान ले मैंने ना 100 रुपया इन्वेस्ट किया आज, 10 रुपए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ईयर 0 पे मैंने कितना इन्वेस्ट किया? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%, बराबर ना। तो 1 साल बाद मेरे पास कितना पैसा होगा? 110 रुपया, बराबर ना। हाँ, मेरे पास कितना पैसा होगा? 110 रुपया होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? 100 रुपया मुद्दल, 10 रुपए का ब्याज कमाया, 110 रुपया, बराबर। अभी मैं क्या कर रहा, इस 110 को फिर इन्वेस्ट कर रहा, मतलब मैंने विड्रॉ नहीं किया। वो जो 10 रुपया मिला था ना, वो भी मैंने विड्रॉ नहीं किया इंटरेस्ट का, वैसे ही रहने दिया। तो अभी ये 110 आगे के 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? प्लस इस पे 10%, 121, बराबर ना। फिर से मैं इस 121 को नहीं निकाल रहा, फिर से मैं इस 121 को नहीं निकाल रहा। तो फिर मेरे पास थर्ड ईयर एंड पे कितना पैसा होगा? तो प्लस 10%, मतलब 133.1 रुपीज, हाँ या ना। अभी अपना मैजिक फॉर्मूला आता है यहाँ पे। क्या आता मैजिक फॉर्मूला? 4 लाख की वैल्यू 110 के बराबर है। 100 कितना? 4 लाख की वैल्यू 110 के बराबर है, तो 100 कितना? तो सुन, मैं यहां पे कैसे लिख रहा हूं देख। 4 लाख की वैल्यू 100 के 110 के बराबर है, तो 100 कितना? तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? इंटू 100/110। मैं बोल सकता हूं 36, 36, 36। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। उसके बाद 4,70,000 की वैल्यू किसके बराबर है? तो 4,70,000 की वैल्यू 121 है, तो मेरे को किसकी चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। तो इंटू 100/121 बोल सकता हूं। अरे तुम है ना कैलकुलेशन, फाइनल आंसर पे मत जाओ, मैं क्या समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। समझा क्या? अभी मेरे को मालूम है तुमको समझ में आ गया, सर मैजिक फॉर्मूला लगा दिया तुमने। तुमको कुछ नहीं समझा, मतलब हर एक चीज आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैजिक फॉर्मूला पे लाके एंड करते हैं, इसीलिए मैजिक फॉर्मूला।
किधर से भी आता। सोचा था कभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैजिक फॉर्मूला देखोगे तुम? नहीं। आज मैं तुमको उसका एकदम प्रॉपर लॉजिक बताने वाला हूं कि ये कैसे हुआ। मतलब ये तो समझ में आ गया कि कैसे हुआ, लेकिन तुमने जो मैथ्स में किया था तुम ग्रुप 2 में एफएम में करने वाले हो, वापिस से तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन उस टाइम पे ना तुम लॉजिकली समझोगे ना, जो अब भी लॉजिक समझेगा, अगर इसको ध्यान में रख के तुम वो चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी तुमको। एनीवेज उसमें और भी कंसेप्ट है। फ्यूचर वैल्यू निकालना होता है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाला है। अब देखो फ्यूचर ये भी निकाला होगा, शायद तुमने फ्यूचर वैल्यू भी निकाला होगा। हाँ। अभी सुनना, तो इसका वैल्यू क्या आया बोलो अभी मेरे को। 38842 430 बोल दू। 3884430 राउंड ऑफ करके आया ना। उसके बाद 3 साल बाद मैं पेमेंट कितना करने वाला हूं? 3,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.1। 100 डिवाइडेड बाय 133.1। तो 247934, 247934। पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। सुनना मेरे को, टोटल बोल पूरे प्रेजेंट वैल्यू की, मतलब पूरा 0 ईयर पे मैंने कितना पेमेंट किया। तो पहले 5 लाख किया, फिर 363636 किया, फिर 388,430 किया, और फिर 247,934 किया। 15 लाख रे। 5 लाख ऐड करना डाउन पेमेंट का, ईयर 0 पे टोटल पेमेंट कितना किया? 15 लाख रुपए का किया। तो निकल गया मेरा कैश प्राइस, निकल गया मेरा कैश प्राइस। और अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरा हायर परचेज प्राइस कितना था? तो सारे इंस्टॉलमेंट की टोटल ले, 4 लाख प्लस 470 प्लस 330 प्लस 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, 17 माइनस कैश प्राइस 15। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया मैंने? 2 लाख रुपए। आया ना? अभी एक काम कर, मैं तेरे को सीधा यहां पे ये बताता हूं, क्या ये 100 डिवाइडेड बाय 110 को मैं, इस 100 डिवाइडेड बाय 110 को मैं 1/1.1 लिख सकता हूं? इस 100 डिवाइडेड बाय 121 को मैं 1/1.21 लिख सकता हूं? और इस 100 डिवाइडेड बाय 133.1 को मैं 100 डिवाइडेड बाय 133.1 को मैं सुनना, ये हो जाएगा 1/1.331, बराबर ना? आया ना? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ। सर अभी एग्जाम में क्या हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे क्या? नहीं। एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए ना मैं तेरे को एक फॉर्मूला जो तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखा है, वैसा अपने को एक टेबल बना के प्रेजेंट करना होगा, बराबर? हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%, बराबर ना? अगर मैं फ्यूचर के अमाउंट से जीरो प्रेजेंट ईयर पे लेके आ रहा हूं, 0 ईयर पे लेके आ रहा हूं, मतलब मैं प्राइस ज्यादा से कम कर रहा हूं, ज्यादा से कम कर रहा हूं, तो इसको डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं, और इसीलिए डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, बराबर ना? हाँ। तो अभी कैलकुलेटर पे ले, मेरा मेरा रेट क्या था? 10%, बराबर ना? 10% का फैक्ट सुना, मैं 10% को मैं 10% को 10/100 लिखूं तो भी कोई प्रॉब्लम? कोई पाप किया मैंने? और इसको मैं 0.10 लिखूं तो भी कोई पाप किया मैंने? बराबर ना? ये है उसका फ्रैक्शन, ये है उसका क्या? फ्रैक्शन। आई बात समझ में? 10% का फ्रैक्शन इज व्हाट? 0.10। 8% का फ्रैक्शन बोल सकते क्या मेरे को? 0.08, 0.8 नहीं, वो 80 हो गया, 0.08। 15% का फ्रैक्शन 0.15। 17.5% का फ्रैक्शन 0.175। एकदम इजी है, बराबर ना? ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अभी जो भी फ्रैक्शन आएगा ना उसमें एक जोड़ देने का है, उसमें क्या करने का है? एक जोड़ देने का। मतलब 10% का फ्रैक्शन, उसका फैक्टर क्या होगा? 1.10। उसका फैक्टर क्या होगा? ठीक है ना? अभी कैलकुलेटर पे ले, 1 डिवाइडेड बाय
1.10 इक्वल टू, ये आया तेरा ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.9090 या 0.9091 बोलते हैं, ठीक है। इसको इक्वल टू कर, ये आया तेरा सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.8264। उसके बाद एक और इक्वल टू दबा, ये आया तेरा थर्ड ईयर का फैक्टर, है ना। अभी इसको देख, मैं इसको एग्जाम में कैसे लिखूंगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल ईयर, ठीक है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया रहेगा वो लिखने का अपने को यहां पे 10%, बराबर ना। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, इंस्टॉलमेंट। ईयर 1 में इंस्टॉलमेंट अमाउंट थी 4 लाख, बराबर। ईयर 2 में 470, ईयर 3 में 330, बराबर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अभी कैलकुलेटर पे वापस, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, ये मेरा ईयर 1 का डिस्काउंटिंग फैक्टर आया, मैं इधर 4 डेसिमल तक लिख दूंगा 0.9091, ठीक है। फिर एक बार इक्वल टू सेकेंड ईयर का 0.8264, फिर वापस इक्वल टू 0.7513, ओके। अभी मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, इसको अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 लाख इंटू 0.9091, ये कितना आया? हाँ, तो अभी मैं 363636 लिख रहा, क्योंकि मेरे को मालूम है 363636 आने वाला है ना। अपन ने पूरा नहीं लिया ना, 4 डेसिमल्स लिए खाली, है ना। उसके बाद इसका मेरे को मालूम है आंसर क्या आने वाला है, 388430, और इसका मेरे को आंसर मालूम है क्या होने वाला है, 247934। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, 10 लाख। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आया, 10 लाख। इसमें मैं प्लस कर दूंगा क्या, डाउन पेमेंट 5 लाख, तो मेरे को कैश प्राइस मिल जाएगा 15 लाख का। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लेकिन तुमने ये मैकेनिकली वापस समझा, इसको कंसेप्चुअली भी समझा, लेकिन तुमको कनेक्शन ध्यान में नहीं आ रहा है। यहां देखना, हमने क्या किया था, 4 लाख की आज की वैल्यू, 4 लाख 110 के बराबर है, तो 100 कितना, इस 100 और 110 को मैंने साथ में लिख दिया था, बराबर ना, है ना। हाँ, और फिर मैंने इसका ये लिखा, मैं बोला कि मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय 1.1 बोल सकता हूं, ये कितना आ रहा है 0.9091, बराबर ना। तो मैंने मल्टीप्लाई 0.9091 से किया था। उसके बाद 4,70,000 को मैंने किसके बराबर बोला, 121, तो मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 100/121 अलग से लिखा, बराबर ना। तो 100/121 को मैं 1/1.21 बोल सकता हूं। हाँ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.21 करके देख क्या आया, 0.8264, यही तो है, समझ रहा है क्या। फिर थर्ड ईयर में मैंने 1 डिवाइडेड बाय 1.331 लिखा, क्या आया 0.7513, यही तो आया। तो अपन ने ऊपर जो कैलकुलेशन किया ना, वो लॉजिक के हिसाब से किया। ये वाला जो कैलकुलेशन किया अपन ने, थोड़ा सा फॉर्मूला का लॉजिक समझा, फिर फॉर्मूला देखा और फॉर्मूला अप्लाई करने, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन इस तरीके से नहीं दे सकते। वैसे इस तरीके से दिया तो ये समझ में आता है कि तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, लेकिन वो एग्जामिनर का होगा जरूरी नहीं है। एग्जामिनर तो सजेस्टेड आंसर्स लेके बैठा हुआ है ना। हाँ, तो इसीलिए अपने को उसको इस तरीके से प्रेजेंट करने का। क्लियर है क्या बात, पक्का? तो मैंने आई थिंक सो मैंने तुमको इसका लॉजिक समझाया है कि ये आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये और ये वाला, और ये क्या है, तो ये देखो, ये अलग से ब्रैकेट में दिखाया, और ये कहां से आया, तो ये मैजिक फॉर्मूला से आया। ये कहां से आया, मैजिक फॉर्मूला से आया। समझा क्या, पक्का? कोई दिक्कत? तो अभी इसका आंसर अपन प्रेजेंट करेंगे, यही करना है, यही चीज करनी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखवाता हूं तुमको। लिखो, चलो। कंप्यूटेशन ऑफ, ऑनलाइन वालों समझा क्या? अगर कुछ ग्रुप 2 वाले होंगे इसमें, तो तुमको समझ में आया क्या? क्योंकि तुम रिलेट कर पाओगे एफएम के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर से।
यस, समझा, ओके। चलो कंप्यूटेशन, ऋषिकेश, सोहम, तुम ग्रुप 2 वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी चलो समझा, अच्छी बात है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड कैश प्राइस। एक ही टेबल में दोनों निकल जाएगा, एक ही टेबल में दोनों निकल जाएगा। ईयर ईयर, उसके बाद इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसमें ईयर 1 2 3, क्या ईयर 1 2 3, इंस्टॉलमेंट अमाउंट था 4,70,000, 3,30,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख चुके अपन ऊपर 0.9091, 0.8264 और 0.7513। लिखने के लिए 4 डेसिमल्स तक लिखा है। मल्टीप्लाई हमेशा पूरे नंबर के साथ करेंगे, तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा 363636 पहले साल का, दूसरे साल का 3888430 और तीसरे साल का 247934। इससे मेरे को मिला देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 लाख, प्लस कर दिया डाउन पेमेंट 5 लाख, देयरफॉर कैश प्राइस आया 15 लाख। देयरफॉर कैश प्राइस आया क्या? 15 लाख। ठीक है, ये पहली चीज हो गई जो बोला था। उसके बाद दूसरा बोला था टोटल इंटरेस्ट निकालो और इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट निकालो। अभी अपन टोटल इंटरेस्ट निकाल के रुक जाते हैं, इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट कल देखेंगे। ओके, तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हो गया, एक ही मिनट से। दैट इज इक्वल टू 17 लाख। हायर परचेज प्राइस कैसे निकला सुनना, डायरेक्टली दिया नहीं है, बराबर ना? तो डाउन पेमेंट, हायर परचेज प्राइस का लिखो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स और माइनस कैश प्राइस, दैट इज इक्वल टू। अभी डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेटर पे टोटल करने का तुमको अमाउंट आएगा 17 लाख रुपया, माइनस कैश प्राइस अभी अपन ने निकाला 15 लाख, तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज 2 लाख। दैट्स इट। अभी इसका ब्रेकअप हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना है वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे और आगे के केसेस देखेंगे, ठीक है ना? कल सुबह 10 बजे लेक्चर होगा। कितने बजे स्टार्ट होता है क्लास? तो मैं उनको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करने बोलता हूँ, ठीक है? उनका टाइमिंग वैसे भी 7:30 to 9:30 है ना, उनसे बात करता हूँ, वो उसी टाइम में लेंगे। अपना क्लास 10 बजे होगा। ये 11:45। नहीं, आपका नहीं डिस्टर्ब होगा, 5 मिनट ऊपर हुआ है। अरे बहुत बड़ा ब्रेक हुआ है सर, संडे का लेक्चर इंश्योरेंस का है। अच्छा, ग्रुप 2 में अपलोड नहीं हुआ है, बराबर। अपने परसों मतलब
अरे बाप रे, तो फ्राइडे वेडनेसडे का आप क्या करो बता दो, रिकॉर्डिंग जब ऑन करेंगे ना, कहाँ पे पड़ा ये स्टूडियो में? वी स्टूडियो। ये ना यहाँ पे ना ऑडियो में जाती है। हेलो हेलो हाँ, है। ये चेक कर दीजिए। ये परसों का नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। रेड कलर टी शर्ट है, आवाज नहीं है, तो शायद आपका भी गया है। अरे बाप रे, अपन डायरेक्ट चेक करते हैं, अपन हर बार नहीं नहीं चेक चेक करते करते बराबर। परसों का मेरा नहीं होता, शायद आपका। बाप रे गया। डाउनलोड करने मुलेश करता हूँ, अपलोड करता हूँ।